हेलो प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सब important concepts and important questions related to the capacitor. So be careful. मतलब आज के सेगमेंट में हम कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं, सपोज हमारे पास में एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, उसको हमने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। से इनिशियली चार्ज ऑन द कैपेसिटर दैट इज Q इक्वल्स टू 0। इनिशियली हमारा कैपेसिटर अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं है कैपेसिटर पर। ओके, जब हमने इसके V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया तो कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो गई। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम अगर ये कैलकुलेट करना चाहें कि फाइनली कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है और बैटरी ने कितना वर्क किया है, हम इन दो चीज़ों को बेटा अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, फाइनली द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी V. So the energy stored in the capacitor, we know the expression that will be half CV square. कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो हाफ CV square. Okay, or we can write half QV in the form of Q and V. Say the total charge supplied to the capacitor is Q. कि भाई बैटरी ने कैपेसिटर को जो टोटल चार्ज सप्लाई किया कैपिटल Q किया, तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो हाफ QV. ओके, अब बैटरी की अगर हम बात करें तो ये चार्ज सप्लाई करने के लिए व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी ने कितना वर्क किया। हम बैटरी के पोटेंशियल का मीनिंग अगर जानते हैं तो वर्क डन बाय द बैटरी कैलकुलेट हो जाएगा। बैटरी का पोटेंशियल V है एंड V मीन्स द वर्क डन फॉर द यूनिट चार्ज। कि भाई यूनिट चार्ज के लिए अगर बात करते तो बैटरी का जो वर्क डन है वो V होता। हम बात कर रहे हैं Q चार्ज के लिए, सो द वर्क डन बाय द बैटरी विल बी सिंपल QV। यूनिट चार्ज के लिए भी, Q चार्ज के लिए QV। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ QV, वर्क डन बाय द बैटरी इज QV। व्हाट अबाउट हाफ QV? एक जनरल परसेप्शन क्या है, एक जनरल सोच हमारे दिमाग में क्या होगी कि भाई बैटरी जो भी वर्क कर रही है उस वर्क की वजह से कैपेसिटर के पास में चार्ज स्टोर हो रहा है। सही बात भी है, और कैपेसिटर के पास में चार्ज स्टोर हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रही है दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। अब हम ये सोच करके चल रहे हैं कि भाई बैटरी ने जितना भी वर्क किया वो कैपेसिटर में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा। हमने बट अलग अलग कैलकुलेट करके देखा तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो तो हाफ QV है, और वर्क डन बाय द बैटरी जो है वो QV है। मतलब हाफ QV का कुछ चक्कर है। हाफ QV तो एनर्जी स्टोर हो रही है लेकिन वर्क डन हाफ QV नहीं आ रहा, QV आ रहा है, तो आधा कहाँ गया? व्हाट अबाउट द हाफ? that half is evolved in the form of the heat, emitted in the form of heat. तो जब हम कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी जितना भी वर्क करेगी उसका 50% कैपेसिटर में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा एंड द 50% इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ द हीट फ्रॉम द सर्किट। दिस इज ए कॉन्सेप्ट कि बैटरी अगर 10 जूल वर्क कर रही है तो एनर्जी 5 जूल स्टोर हो रही है, 5 जूल इज इवॉल्व और एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ द हीट, हीट की फॉर्म में वो निकल रही है। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख करके हम क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन को समझ करके सॉल्यूशन मत देखना, आप स्क्रीन को पॉज कर देना, फिर अपने लेवल पर एक बार ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन से उसको मैच करके देखना कि आपने कितना सही सोचा, क्या पूरा सही सोच पाए आप उस चीज़ के लिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि हमारे पास में कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, उसका कैपेसिटेंस C है, हमने इनिशियली उसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मान लो हमने सर्किट ही ले लिया ना, C कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है, V वोल्ट की बैटरी से हमने उसको कनेक्ट किया, इनिशियली कैपेसिटर पर चार्ज 0 है। ये इनिशियल कंडीशन है कि इनिशियली हमने उसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया।
अब इसके बाद में क्या हुआ, कैपेसिटर हमारा चार्ज हो गया। चार्ज हो गया तो हमने उसको बैटरी से अब डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद में उसी कैपेसिटर को जो चार्ज हो चुका है, उसी कैपेसिटर को अब हमने एक दूसरी बैटरी से कनेक्ट किया जिसका वोल्टेज V/2 है। ओके, फाइनली ये किया हमने। इनिशियली V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया था, फाइनली हमने उसको V/2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि जब हम उसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो कैपेसिटर पर कोई चार्ज है नहीं, लेकिन जब उसको V/2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो चार्ज हो चुका है, उसको डिस्कनेक्ट करके दूसरी बैटरी के साथ में कनेक्ट किया गया है। 3 पार्ट हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि जो सेकंड बैटरी है V/2 वोल्ट की, इस बैटरी से कितना चार्ज सप्लाई हुआ होगा सर्किट में, या कितना चार्ज कैपेसिटर के पास में पहुंचा होगा इस बैटरी की वजह से। ओके, एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एनर्जी इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हीट इन सर्किट, कितनी हीट निकली होगी। ठीक, आप एक बार पॉज करके अपने लेवल पर इसको ट्राई करो, इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम। ओके, अब सॉल्यूशन को देखेंगे आप। सबसे पहली बात बेटा, हम ये देखें कि जब हमने उसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया तो कैपेसिटर पर कितना चार्ज पहुंचा, जिसको अपन बोलेंगे Q इनिशियल। ऊपर वाले को एक बार मैं इरेज कर देता हूं, ये तो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, अब तो उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो इनिशियली जो कैपेसिटर पर चार्ज है दैट इज CV, जो V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। और फाइनली अगर हम बात करें तो जब उसको V/2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया तो फाइनली कैपेसिटर पर चार्ज कितना, CV/2। सिंपल, Q इक्वल्स टू CV का एक्सप्रेशन। जब वोल्टेज V है तो हमने CV चार्ज लिख दिया, जब वोल्टेज V/2 है तो हमने चार्ज CV/2 लिख दिया। ठीक, यहीं से हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए अब रास्ता बनेगा कि साहब कैपेसिटर पर इनिशियली चार्ज CV और फाइनली कैपेसिटर पर चार्ज CV/2। इसका मतलब कैपेसिटर ने अभी चार्ज लिया है कि कैपेसिटर ने चार्ज दिया है। किसी के पास में CV था, CV/2 रह गया, इसका मतलब उसने CV/2 चार्ज सर्किट से लिया नहीं है, सर्किट को दिया है, मतलब बैटरी से लिया नहीं है, बैटरी को सप्लाई किया। तो सेकंड केस में फाइनल कंडीशन बन रही है, उसमें चार्ज कैपेसिटर से इस तरह से बैटरी की तरफ आ रहा होगा। हमसे फर्स्ट पार्ट में कहा था कि V/2 वोल्ट की बैटरी कैपेसिटर को कितना चार्ज देगी। तो अब हम इसका आंसर कैसे बोलेंगे? या तो हम आंसर ऐसे बोले कि साहब बैटरी चार्ज देगी नहीं, बैटरी तो चार्ज अब लेगी CV/2, या फिर हम कहेंगे कि द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इज माइनस CV/2। ये हमने साइन कन्वेंशन के हिसाब से बोल दिया। या तो हम इस तरह से बोलें कि चार्ज इज सप्लाइड टू द बैटरी, कि बैटरी के पास में चार्ज CV/2 आया है, या फिर हम ऐसा बोले कि बैटरी ने कैपेसिटर को जो चार्ज दिया है वो माइनस CV/2 है। तो माइनस का मतलब ये होगा कि बैटरी के पास में चार्ज आया है। ठीक, अच्छा, एनर्जी इन कैपेसिटर की बात करें तो भाई इनिशियली कैपेसिटर के पास में एनर्जी कितनी थी, इनिशियली अगर बात करें तो हाफ CV², और फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, हाफ CV/2 का स्क्वायर। सो दैट इज CV²/8। एम आई राइट? इसको एक बार इरेज करते हैं, दोबारा से लिखता हूं मैं इसको। कितना आया, 1/8 है ना, 1/8 CV²। तो इनिशियली इतनी थी, फाइनली इतनी हो गई। तो कैपेसिटर के पास में जो एनर्जी है उसमें चेंज कितना आया, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कर लेते हैं, काम आएगा ये कहीं ना कहीं आगे भी। देखो तो कितना आ गया, 1/8 CV² माइनस 1/2 CV²।
सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आई थिंक -3/8 CV²। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन है, कोई खास बात नहीं है इसमें। तो बैटरी को जो चार्ज मिला वो CV/2 मिला था, मतलब बैटरी ने जो चार्ज दिया वो -CV/2। दूसरी बात हमने की है कि चेंज इन द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज -3/8 CV²। ओके, चलो अब हम ये देखते हैं कि वर्क डन बाय द बैटरी, इस बैटरी ने वर्क कितना किया। बैटरी ने जितना चार्ज दिया वो देखो, बैटरी ने जो चार्ज दिया वो तो -CV/2 है, इनटू में वोल्टेज ऑफ द बैटरी। हमने ये तो लिखा था जब हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि भाई क्यू चार्ज अगर बैटरी सप्लाई कर रही है, बैटरी की वोल्टेज अगर V है तो हम क्यू भी लिखेंगे। अभी बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर रही है, इनफैक्ट वो तो ले रही है तो हमने माइनस बोला, तो बैटरी जो चार्ज सप्लाई कर रही है वो -CV/2 है, एंड द वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज V/2। सो द वर्क डन बाय द बैटरी इज -CV²/4। ठीक, तो बेटा अब ये चीज़ें हमारे सामने आई एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से। अब देखना कि साहब कैपेसिटर के पास में जो एनर्जी थी उसमें चेंज इतना आ गया, तो बैटरी ने इतना वर्क किया है। ठीक है साहब, इनिशियल जो कैपेसिटर के पास में एनर्जी थी वो तो V वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करने के बाद में थी। V/2 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करने से कैपेसिटर की एनर्जी में चेंज कितना हो गया, इतना हो गया। और V/2 वोल्ट की बैटरी ने वर्क कितना किया, -CV²/4 किया। तो यहाँ से शायद हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी हीट निकली होगी। आई थिंक वर्क डन बाय द बैटरी इक्वल्स टू ΔU + H। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? V/2 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करने से एनर्जी इतनी चेंज हो गई। चेंज होने का मतलब वो जो एनर्जी चेंज हुई है उसमें कुछ एनर्जी V/2 वोल्ट की बैटरी से मिली है, और बैटरी ने जो टोटल वर्क किया वो WV है। इसका मतलब रिमेनिंग पार्ट कहाँ है, हीट की फॉर्म में निकल रहा है। तो यहाँ से हम H को कैलकुलेट कर सकते हैं, H इक्वल्स टू WV - ΔU। WV इज -CV²/4 एंड +3 CV²/8। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, वट एवर आंसर यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। डेटास पर ध्यान मत लगाना, कॉन्सेप्ट पर ध्यान लगाना कि भाई पहले जिस बैटरी से कनेक्ट किया उससे चार्ज देख लो कैपेसिटर पर, फिर दूसरी बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो फाइनली चार्ज कितना हो जाएगा। तो यहाँ से अपन को पता लग जाएगा कि चार्ज में कितना चेंज आया, पता लग जाएगा कि बैटरी ने चार्ज दिया कि बैटरी ने चार्ज लिया है। अब बैटरी ने चार्ज दिया या लिया है जो कुछ भी है, उससे हम बैटरी ने जो वर्क किया वो कैलकुलेट कर लेंगे कि चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इनटू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। यहाँ से वर्क हमको मिल जाएगा, कैपेसिटर की एनर्जी में कितना चेंज आया वो हमने कैलकुलेट कर लिया। हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया तो हम हीट को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इट इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा आप अपने दिमाग में लेकर के चलना। ठीक है, और अपन कुछ अच्छी चीज़ें डिस्कस करते हैं कैपेसिटर से रिलेटेड। जैसे एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ये भी बनती है कि हमने एक कैपेसिटर ये लिया, फिर इसके साथ में एक कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट किया, फिर इसी चीज़ को हमने रिपीट किया और फिर रिपीट किया इसी चीज़ को। ठीक, और आगे भी इसी चीज़ को हमने रिपीट किया, एंड दिस रिपीटेशन ऑफ द फ्रेम इज कंटिन्यूड अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक हमने इस रिपीटेशन को कंटिन्यू किया। कैपेसिटेंस सबका C to make the calculation easy. Now the question is, what is equivalent capacitance between A and B? A और B के बीच में equivalent capacitance कितना आएगा? ठीक है, ये भी एक कैटेगरी कैपेसिटर में क्वेश्चन की बनती है। ओके, अब इसमें कॉन्सेप्ट को बहुत कॉमन सेंस के तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा, है तो कॉन्सेप्ट ही बट कॉमन सेंस से अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है क्वेश्चन में वो ये है कि ये फ्रेम्स इन्फिनिटी तक हैं, तो इन्फिनिटी में कुछ भी अगर अपन ऐड करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, और कुछ भी अगर उसमें से हटा देते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इनफाइनाइट है। हमने इसी पैटर्न पर सोचा, क्या सोचा कि अगर हम इस तरीके से फ्रेम्स लेकर के चले तो एक फ्रेम हमारा ये बन रहा है, ठीक है, फिर इसी तरीके का फ्रेम ये बन रहा है, फिर इसी तरीके का फ्रेम ये बन रहा है, एंड दैट इज द रिपीटेशन ऑफ द फ्रेम्स कंटिन्यूसली अप टू द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक इन फ्रेम्स का इसी तरीके से रिपीटेशन चल रहा है। ठीक,
हमने जैसे ए और बी मार्क किया, ऐसे हमने यहाँ पर 2 पॉइंट और मार्क किए। से द पॉइंट्स आर ए डैश बी डैश, वॉट एवर यू वांट टू से, ए डैश बी डैश, ये 2 पॉइंट और हमने मार्क किए। दिमाग में बात क्या आई कि ए और बी के बीच में अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को x मानते हैं, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर x मानते हैं, और फिर एक बार के लिए फर्स्ट फ्रेम हम इस सीरीज में से हटा देते हैं। पहला फ्रेम, ये जो हमारा पहला फ्रेम है, इस फ्रेम को अगर हम इस सीरीज में से हटा दें, मतलब यहां से डिस्कनेक्ट कर दें और पहला फ्रेम हम अलग कर दें, तो शायद हमारा क्वेश्चन अब यहां से स्टार्ट होगा। ये चलेगा अब हमारा क्वेश्चन, यहीं से तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा, पहला फ्रेम अगर हटा दे तो। आप लॉजिकली सोचो, इज देयर एनी चेंज इन द क्वेश्चन कि पहला फ्रेम अगर हमने हटा दिया और फिर यहां से अगर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें, ए डैश बी डैश, यहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें और आगे इनफाइनाइट तक ये फ्रेम्स लेकर के चलें, तो क्या क्वेश्चन में कोई चेंज हुआ? इनफाइनाइट फ्रेम्स है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो फिर क्या हम ए डैश और बी डैश के बीच में कैपेसिटेंस वही कह सकते हैं जो ए और बी के बीच में कह रहे हैं? ए और बी के बीच में हमने कैपेसिटेंस एक्स बोला, तो हम ए डैश बी डैश के बीच में भी कैपेसिटेंस एक्स बोल सकते हैं, क्योंकि वही कहानी है, वही क्वेश्चन है, देयर इज नो चेंज। तो हमने कह दिया ए डैश और बी डैश के बीच में एक्स। नाउ विल हैव टू थिंक अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस एक्स। हमने कहा ए डैश और बी डैश के बीच में, पहला फ्रेम तो अभी हमारा है ही नहीं, ए डैश और बी डैश के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्स है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई जितने भी कैपेसिटर्स अपन को ए डैश बी डैश से राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं, राइट साइड में जितने भी दिखाई दे रहे हैं सबको हटा करके अप टू इन्फिनिटी सबको हटा दो और सबकी जगह एक कैपेसिटर लगा दो जिसका कैपेसिटेंस एक्स है। यही तो इक्विवेलेंट का मीनिंग हुआ। तो हमने कहा कि ए डैश और बी डैश के बीच में यहाँ पर एक कैपेसिटर लग गया जिसका कैपेसिटेंस एक्स है, आगे के सारे हट गए। अब हमारे मन में विचार आया कि यार जो पहला फ्रेम हटाया था इसको अगर वापस चिपका दें तो जब हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो चिपकाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले फ्रेम को अगर हम वापस चिपका देंगे तो कैसा रहेगा? तो पहला फ्रेम ये वापस चिपक गया और आगे की सारी कहानी हमने खत्म करके एक कैपेसिटर लगा दिया था बिटवीन ए डैश एंड बी डैश एंड द कैपेसिटेंस इज एक्स। What is capacitance between A and B? This is also x. फ्रेम को लगाने के बाद A डैश B डैश के बीच में x, तो A और B के बीच में तो x रहना ही है। फ्रेम को लगाने से और हटाने से कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को डील करूं तो ये मेरे सामने एक बहुत इजी सिचुएशन है। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है? 3 कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, एक कैपेसिटर ये है, एक ये है, एक ये है, और इनका जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो ये आ रहा है, और ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में। तो पहले इनका कैपेसिटेंस लिखा अपन ने C प्लस एक्स, फिर इसके सीरीज में आ रहा है ये वाला कैपेसिटर, तो इनटू में C अपॉन में C प्लस एक्स प्लस C, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 अप्लाई किया मैंने, दैट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x। बेटा इसको सॉल्व करूंगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, सी स्क्वायर प्लस सी एक्स इक्वल्स टू, ये 2c बन गया तो ये 2cx प्लस एक्स स्क्वायर, so x square plus cx minus c square equals to 0. This is the quadratic equation of x. हमको x ही कैलकुलेट करना है, धनाचार्य जी अप्लाई कर दो, तो माइनस का c प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर हो गया, मतलब c स्क्वायर, माइनस का 4ac तो प्लस का 4c स्क्वायर अपॉन में 2a, a is 1, so x equals to माइनस c प्लस माइनस रूट 5c स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो c रूट 5 आएगा और अपॉन में 2 आएगा। अब कॉमन सेंस लगा लो कि अगर मैं यहाँ पर माइनस साइन लूँगा, ये माइनस साइन अगर मैं लूँगा तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, कैपेसिटेंस विल बी नेगेटिव विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो हम प्लस साइन उठा लेते हैं, प्लस साइन लेते हैं तो x इक्वल्स टू माइनस सी प्लस सी रूट 5 अपॉन में 2, इसको ही हमारा आंसर, c को कॉमन ले सकते हो, आगे एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल करके आया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज़ ए वेरी गुड प्रॉब्लम, अच्छी प्रॉब्लम है, इसका कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इनफाइनाइट फ्रेम्स थे, हमने एक फ्रेम को हटा करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को एक्स लिखा और वापस उस हटाए हुए फ्रेम को लगा दिया, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को वापस से हमने एक्स ही बोल दिया, क्योंकि फ्रेम से लगाने से कोई फ़र्क नहीं और फ्रेम के हटाने से कोई फ़र्क नहीं। तो हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, हमने उसको सॉल्व किया तो हमारे पास में
इक्वलेंट कैपेसिटेंस आया। क्लियर? चलो अब एक और अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सुनिए वो क्वेश्चन क्या कहता है। हमारे पास में 8 माइक्रोफैरेड और 250 वोल्ट के जितने चाहो उतने कैपेसिटर है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में एक ही तरीके के बहुत सारे कैपेसिटर हैं, हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैरेड है और उसका जो पोटेंशियल है वो 250 वोल्ट है। 250 वोल्ट पोटेंशियल का मतलब द मैक्सिमम पोटेंशियल which can be produced across the plates of the capacitor is 250 वोल्ट। 250 वोल्ट का ज़्यादा से ज़्यादा उस कैपेसिटर पर आप वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, नाउ द सिचुएशन इज दैट कि हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमको चाहिए 16 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर और 1000 वोल्ट का पोटेंशियल बियरिंग। मतलब 16 माइक्रोफैरेड और 1000 वोल्ट का एक कैपेसिटर चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है और ये हमारे पास में अवेलेबल है। अवेलेबल आप जितने चाहो उतने कैपेसिटर मिलेंगे। हमको तो 16 माइक्रोफैरेड और 1000 वोल्ट का एक कॉम्बिनेशन चाहिए, कॉम्बो पैक चाहिए। वो हमको किस तरीके से मिल सकता है? और हमारे पास में 8 माइक्रोफैरेड 250 वोल्ट के जितने चाहो उतने कैपेसिटर है। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशंस को कैसे डील करना है? सिचुएशंस को डील करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले पोटेंशियल पर ध्यान लगाओ कि आपके पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट क्या है। पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट कि सर 1000 वोल्ट हमको चाहिए और हमारे पास एक कैपेसिटर जो है वो 250 वोल्ट का है। ठीक, अब हमारे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं तो हमको ये पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज का डिवाइडेशन हो जाता है, पोटेंशियल सबके लिए एक जैसा आता है। और जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें पोटेंशियल का डिवाइडेशन हो जाता है और चार्ज सबके लिए एक जैसा आता है। ठीक है, सोचो अगर मैं दो कैपेसिटर, अभी अपन हिट एंड ट्रायल पर बात करते हैं कि दो कैपेसिटर अगर मैं पैरेलल में लगा दूं, ये 250 वोल्ट और ये भी 250 वोल्ट, सो व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? इस कॉम्बिनेशन के लिए आप वोल्टेज 250 ही बोलोगे, पोटेंशियल विल बी सेम। तो पैरेलल में आप चाहे कितने कैपेसिटर लगा दो, सबका 250 वोल्ट ही रहेगा मिल करके कॉम्बिनेशन के लिए भी। और यहीं अगर मैं इन दो कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा दूं तो मैं कहूँगा 250 वोल्ट इसका है और 250 वोल्ट इसका है। व्हाट इज द वोल्टेज फॉर दिस कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन के लिए वोल्टेज कितना हो गया? 500 वोल्ट हो गया। हमारी रिक्वायरमेंट 1000 वोल्ट की है, तो हमारे दिमाग में एक बात है कि भाई पहले पोटेंशियल वाली रिक्वायरमेंट को अगर पूरा करना है तो हमको सीरीज कॉम्बिनेशन पर जाना है। अब सीरीज में कितने लगाए भाई? दो लगाते तो 500 तक पहुंच जाएंगे, तीन लगाएंगे तो 750 तक पहुंच जाएंगे और एक और लगा दोगे तो 1000 तक पहुंच जाओगे। तो हमने कहा कि हमारे 4 कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए जाएं, 8 माइक्रोफैरेड सबके लिए, 8 माइक्रोफैरेड 8 माइक्रोफैरेड 8 माइक्रोफैरेड और 250 वोल्ट 250 वोल्ट 250 वोल्ट 250 वोल्ट। अब जरा चेक करो, 1000 वोल्ट वाली रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई। अब इसमें हुआ क्या कि इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के चक्कर में जो हमारी कैपेसिटेंस वाली रिक्वायरमेंट है वो बहुत पीछे रह गई। कैसे रह गई कि हमने 8 माइक्रोफैरेड के 4 कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए, तो इनका इक्विवेलेंट तो कितना रह गया? 2 माइक्रोफैरेड। इनफैक्ट हमको तो 8 से 16 करना था, हमारे तो 8 से 2 माइक्रोफैरेड पर ही आ गया। बढ़ाना था ये तो उल्टा काम हो गया, लेकिन पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट पूरा करना भी ज़रूरी था। तो अब क्या करें? चलो ठीक है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 2 माइक्रोफैरेड आ गया। ठीक है, हमने सोचा कि इसी तरीके की एक लाइन और बनाई जाए। एक्चुअल में ये पजल टाइप का क्वेश्चन है, एक लाइन और बनाई जाए और इन दोनों को आपस में इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर लिया जाए। तो 2 माइक्रोफैरेड तो इस लाइन में और 2 माइक्रोफैरेड इस लाइन में, और ये पैरेलल में तो 4 बन जाएगा, 4 माइक्रोफैरेड। अच्छा, पोटेंशियल हमारा 1000 वोल्ट पर सेट है, पोटेंशियल की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो हमने कहा 2 और 2 4 हो जाएंगे, 4 और 2 6 हो सकते हैं, 6 और 2 8 हो सकते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो हमने कहा कि फिर तो एक लाइन और बनाओ, 4 और 2 6 हो गए, और फिर इसके बाद में एक लाइन और बना लो सर। अब एक बार फाइनली चेक कर लें द रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड और नॉट।
2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 पैरेलल में 8 हो गया। 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट, हो गई हमारी रिक्वायरमेंट पूरी। तो कितने कैपेसिटर काम आए? एक लाइन में 4 और ऐसी 4 लाइन हमको बनानी है, मतलब 4 इंटू 4, 16 कैपेसिटर्स आर रिक्वायर्ड। 16 कैपेसिटर्स आर रिक्वायर्ड। बोलो, ये चीज समझ में आई? ये भी क्वेश्चंस की एक अच्छी कैटेगरी है, ठीक है। एक कैटेगरी और सुनो। मान लो हमारे पास में छोटी छोटी सी ड्रॉप्स हैं, छोटी छोटी सी ड्रॉप्स हैं, ड्रॉपलेट्स जिनको हम बोल सकते हैं, ठीक है। सभी पर चार्ज क्यू है, स्मॉल क्यू है, एंड द नंबर ऑफ ड्रॉप्स इज एन एंड रेडियस इज स्मॉल आर फॉर ईच ड्रॉप। ओके, हमने इन सारी ड्रॉप्स को कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बना दी। मान लो किसी भी एक ड्रॉप का पोटेंशियल भी अपन कुछ मान लेते हैं V है, और कैपेसिटेंस भी मान लेते हैं C है। चलो, सब कुछ मान लिया हमने। हर एक ड्रॉप पर चार्ज Q है, हर एक का पोटेंशियल V है, हर एक के कैपेसिटेंस C है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स N है, एंड रेडियस ऑफ ईच ड्रॉप इज स्मॉल r। हमने एक बड़ी ड्रॉप बनाई। तब हमको ये पता लगाना है कि साहब बड़ी जो ड्रॉप बनी उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, C की फॉर्म में बताना है। पोटेंशियल उसका कितना होगा, V की फॉर्म में बताना है। उसका चार्ज कितना होगा, Q की फॉर्म में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं चार्ज कंजर्वेशन से कि साहब टोटल चार्ज तो उतना ही रहना जितना था। इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज देख लो, इस बड़ी ड्रॉप पर टोटल चार्ज Q मान लो, टोटल चार्ज सेम रहना है। अच्छा, एक ड्रॉप पर चार्ज स्मॉल Q है, n ड्रॉप्स है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, NQ। और चार्ज कंजर्वेशन से बड़ी ड्रॉप का चार्ज NQ। ये तो बड़ी ड्रॉप का चार्ज हमको मिल गया स्मॉल q की फॉर्म में। इज दैट क्लियर? अच्छा, थोड़ा सा कैपेसिटेंस वाली बात भी करें। याद करो, एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हम कैपेसिटेंस क्या लिखते थे, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r कैपिटल R वॉट एवर, मतलब रेडियस, ठीक है। अगर मैं इस बड़ी ड्रॉप की रेडियस कैपिटल R मानूं, तो क्या स्मॉल r और कैपिटल R में कोई रिलेशन आ सकता है? क्योंकि इन दोनों के बीच में जब रिलेशन आएगा तो ही बाकी के रिलेशन बनेंगे। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट द रिलेशन ऑफ स्मॉल r एंड कैपिटल R, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से और सोचो, इन सारी ड्रॉप्स का जो टोटल मास है और इस ड्रॉप का जो मास है, दैट विल बी इक्वल मास कंजर्वेशन से। अच्छा, जिस लिक्विड की ये ड्रॉप बनी हुई है उसी लिक्विड की ये बनी है, क्योंकि इन्हीं से मिलकर के ये बनी हुई है, तो सेम लिक्विड है, मतलब डेंसिटी सेम है। डेंसिटी ओवरऑल सेम, मास ओवरऑल सेम, तो वॉल्यूम ओवरऑल सेम। एक छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम कितना लिखूंगा, 4/3 पाई r क्यूब, तो टोटल इनका हो गया है n से मल्टीप्लाई। और बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम कितना लिखूंगा, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, टोटल वॉल्यूम इक्वल कर दिया मैंने, 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल हो गया। सो स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R इज इक्वल्स टू n रेज टू पावर 1/3 स्मॉल r। ये रिलेशन आ गया कैपिटल R और स्मॉल r का। अब इससे बनते हुए चलेंगे रिलेशन। छोटी ड्रॉप का कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, बड़ी ड्रॉप का हम C डैश माने, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R को मैं कहूँगा n की पावर 1/3 स्मॉल r। तो C डैश इक्वल्स टू, ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है ये तो C हो गया, तो n रेज टू पावर 1/3 C। ये हमारे पास में बड़ी ड्रॉप की कैपेसिटेंस आ गई, छोटी ड्रॉप की कैपेसिटेंस की फॉर्म में। क्लियर? पोटेंशियल की अगर बात करें तो छोटी ड्रॉप के लिए पोटेंशियल, स्फेरिकल कंडक्टर क्या लिखेंगे, KQ अपॉन सरफेस पर, याद करो ये लिखेंगे। छोटी ड्रॉप के लिए बात कर रहा हूँ। बड़ी ड्रॉप के लिए अगर बात करेंगे तो V डैश इक्वल्स टू K कैपिटल Q अपॉन R। हम एक काम करते हैं, V डैश अपॉन V कर लेते हैं, तो V डैश अपॉन V इक्वल्स टू Q अपॉन Q एंड स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। सो V डैश अपॉन V, Q और Q का रिलेशन चेक करो, ये लिखा हुआ, कैपिटल Q को लिख दिया NQ, अपॉन में आ गया Q, स्मॉल r, कैपिटल R को क्या बोलूँ, N पावर 1/3
आर, क्यू से क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ये रहा n⁻²/3, v को मैंने इधर कर दिया, v डैश ये आ गया। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, ये जो बड़ी ड्रॉप बनी उसका पोटेंशियल n के साथ में मिल करके आ गए, कैपेसिटेंस आ गई c और n की फॉर्म में, चार्ज आ गया n और q की फॉर्म में। बस ये हमको स्मॉल r और कैपिटल R का रिलेशन निकालना, उससे हमारे ये सारे रिलेशन बनते हुए चलेंगे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस अपन लेकर के चले थे कैपेसिटर से रिलेटेड। ठीक है, बाकी वेराइटीज़ को अपन कोई ऐसा डिफाइन तो नहीं कर सकते कि ऐसा क्वेश्चन आएगा ऐसा क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन कुछ इस तरीके की कैटेगरीज भी बनती हैं जिनको थोड़ा सा अगर अपन देख करके चलें तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है, चीज़ें आगे जा कर के थोड़ी सी और आसान हो जाती है। ठीक है, देखना बेटा इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सब लोग, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में फिर इसको पोस्ट करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन मिलते हैं जल्दी। ओके, थैंक यू, सी यू।